Audio Jungle. Audio Jungle. दिस इज हेमंत सर फ्रॉम बायोलॉजी कॉन्सेप्ट ग्वालियर। आज हम 12th के सिलेबस का एक चैप्टर नंबर 6 है उद्विकास, इंग्लिश में बोला जाता है इवोल्यूशन, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर इस इवोल्यूशन टॉपिक में पढ़ना क्या क्या होता है, इवोल्यूशन का मीन्स क्या होता है। इवोल्यूशन का अर्थ होता है कम विकसित जीवों से अधिक विकसित जीवों का बनना, द डेवलपमेंट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द लोअर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दिस इज नोन एज इवोल्यूशन। इसके साथ ही साथ पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मत या विचार दिए, प्रारंभिक जीव कैसे थे, बाद के जीव कैसे थे, मनुष्य के पूर्वज कौन कौन से थे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। शुरुआत कर रहे हैं हम कुछ बेसिक पॉइंट से जो आपसे फिलअप में, मैचिंग में या वन वर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पृथ्वी। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्रोड कहलाता है, जिसे हम भूपर्पटी भी कह सकते हैं। मध्य भाग कहलाता है मेंटल, जिसमें धातुएं होती हैं, और अंदरूनी भाग कहलाता है कोर, जिसका तापमान बहुत अधिक होता है। जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, एक बुक थी बेटा। इस ओरिजिन ऑफ लाइफ को लिखने वाले वैज्ञानिक का नाम था A.I. ओपेरेन। आपसे ओटी पूछा जाएगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन की उत्पत्ति नामक किताब किसने लिखी, तो आपको इसमें लिखना होगा A.I. ओपेरेन। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार या भारतीय सभ्यता के अनुसार भारत में प्रथम नर माना जाता है मनु को, और नारी माना जाता है श्रद्धा या शतरूपा को। पश्चिमी सभ्यता के अनुसार प्रथम नर माना जाता है एडम को, और महिला मानी जाती है ईव। जेबीएस हाल्डेन एक वैज्ञानिक हुए हैं, जेबीएस हाल्डेन, जिन्होंने जब पृथ्वी बनी थी तब पृथ्वी के तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि होने के कारण, और तापमान इतना ज्यादा था कि पूरा का पूरा समुद्री जो जल था वो बेहद गर्म था, तो इन्होंने इस पृथ्वी के गर्म जल की तुलना एक जैविक सूप से कर दी। ठीक है, तो जेबीएस हाल्डेन ने पृथ्वी के गर्म जल को गर्म जैविक सूप या प्रीबायोटिक सूप कहा था। बिग बैंग परिकल्पना, आखिर ये बिग बैंग परिकल्पना क्या है? हिंदी में बोला जाता है महाविस्फोट, और ऐसा बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट के कारण बिग बैंग परिकल्पना। बिग बैंग परिकल्पना का मतलब होता है कि हमारे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट के कारण जितने भी जो ग्रह थे, तारे थे, है ना, वो बने, उपग्रह बने। और इस बिग बैंग परिकल्पना को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था एब लेमैत्रे। कई बुक्स में एब लेमैत्रे भी लिखा हुआ है, तो वो भी ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम है बेटा मिल्की वे, और हमारी आकाशगंगा जो है ये लगता है हमें कि छोटी है, लेकिन आकाशगंगा इतनी बड़ी है कि इसमें हम जान नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा पृथ्वियाँ जो है क्या समा सकती हैं। और बृहस्पति ग्रह हमारी आकाशगंगा में सबसे बड़ा ग्रह है, जिसको हम जानते हैं। बाकी और भी ग्रह ऐसे हो सकते हैं जो हमसे अभी तक जो है क्या परे हैं, जिनको हम नहीं जान पाए। और एक अनुमान के मुताबिक पूरी पृथ्वी जैसी जो है क्या और जीवित ग्रह हमारे पूरे जो है ब्रह्मांड में हो सकते हैं, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। आगे, विशिष्ट सृष्टिवाद। आखिर ये विशिष्ट सृष्टिवाद क्या था? एक फादर सुआरेज या फादर सुरेज हुआ करते थे, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया कि पूरा का पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है, इसे किसी विशेष पारलौकिक शक्तियों ने या ईश्वरीय शक्तियों ने जो है बनाया है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। फादर सुरेज के अनुसार जो है क्या ईसा मसीह जो हैं या जीसस क्राइस्ट जो हैं, वो पृथ्वी के पूरे निर्माण करता है। इनके अनुसार अलग अलग दिनों में 6 दिनों तक अलग अलग जो है क्या जीव जंतु, पेड़ पौधे, मछलियां, समुद्र, आकाश, ये सारी चीजें बनी। तो विशिष्ट सृष्टिवाद किसने दिया था? फादर सुरेज ने। इंग्लिश में बोला जाता है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है बेटा कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। आगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन, आखिर ब्रह्मांड बना कैसे? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अध्ययन को बोला जाता है कॉस्मोगोनी। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोगोनी।
डेवोनियन काल, ये लिखा हुआ आप देख लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव बनता है इस पे। डेवोनियन काल का मतलब क्या है? इसे मत्स्य अर्थात मछलियों का, है ना, इसे मछलियों का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। मछलियों का स्वर्णिम युग क्यों? क्योंकि इस डेवोनियन काल में विभिन्न प्रकार की मछलियों की प्रजातियां अपने अस्तित्व में आई। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं डायनासोर किस काल में थे, तो इस पर भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है। तो डायनासोर थे बेटा मीजोजोइक काल में। किस काल में? मीजोजोइक काल में। इस मीजोजोइक काल में या मीजोजोइक युग में सबसे ज्यादा जो है प्रभावी जो जीव जंतु थे वो थे आपके डायनासोर। ठीक है, तो मीजोजोइक काल को डायनासोर का स्वर्णिम युग कहा जाता है। और एक सिद्धांत था कॉस्मोजोइक सिद्धांत, यानी कि जितने भी जो जीव जंतु हैं वो अंतरिक्ष से किसी बीज या किसी बीजाणु के रूप में आए और पृथ्वी में आकर जो है क्या अपने अपने अलग अलग रूपों में ये विकसित हो गए। तो इस सिद्धांत को देने वाले साइंटिस्ट थे रिचर ने एक सिद्धांत दिया था कॉस्मोजोइक सिद्धांत। पृथ्वी का प्रथम आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो आरएनए होता है, जो कि विषाणुओं में पाया जाता है। प्रारंभिक जो अस्तित्व में आने वाले जीव थे वो विषाणु थे, उनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया गया। और एक और काल है बेटा सीनोजोइक काल। कौन सा काल? सीनोजोइक काल। तो इस सीनोजोइक काल को स्तनी जंतुओं का, यानी कि ऐसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं, जो विकसित होते हैं, जिनके बाह्य कर्ण पाए जाते हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं और विकसित गर्भाशय पाया जाता है, उन्हें हम स्तनी कहते हैं। तो स्तनधारी जंतु जिस काल में उनका उद्भव हुआ, इनकी उत्पत्ति या ओरिजिन हुआ, यह है बेटा सीनोजोइक काल। इसके आगे हम चर्चा कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव और बनेगा आपका, किस काल में जीवन अनुपस्थित था? तो उसका आंसर है बेटा एजोइक। अगर आपसे पूछा जाए कि किस काल में जीवन अनुपस्थित था तो इसका आंसर है एजोइक, है ना। इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं AZOIC, एजोइक काल में जीवन अनुपस्थित था। और एक अलग ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पूरे ब्रह्मांड की जो अनुमानित आयु है वो आयु कितनी है? पूरे ब्रह्मांड की अनुमानित आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी गई है ना। आगे हम देखते हैं, एक सिद्धांत था जीवन से जीवन बनता है, तो इसको हिंदी में बोला जाएगा कि जीवात जनन सिद्धांत। जीवन से जीवन की उत्पत्ति होती है, तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसको देने वाले एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था लुईस पास्चर। एक विशेष प्रकार का इन्होंने प्रयोग किया था, उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने यह सिद्धांत दिया। अब इसकी डिटेल चर्चा हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे। अभी तो इस टॉपिक के बेसिक्स यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज के लिए जो मैटर है वो चल रहा है। आगे देखिएगा, जीवन की उत्पत्ति का जो रासायनिक सिद्धांत है। अब किसी ने कहा था कि ब्रह्मांड में किसी ईश्वरीय शक्ति से बना है ब्रह्मांड, किसी ने कहा था कि दूसरे ग्रह से जो है क्या जीव जंतुओं के बीजाणु आए हैं। लेकिन वास्तव में रासायनिक जो उत्पत्ति है, रासायनिक रूप से समुद्र में जो परिवर्तन हुए और खनिज लवणों में या फिर जो छोटी छोटी कोशिकाएं बनी, तो वो कोशिकाएं बनी कैसे, फिर एक कोशिकी से बहुकोशिकीय जीव कैसे बने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बने, इस तरीके से जीव जंतुओं का विकास हुआ है। तो जीवन की उत्पत्ति का जो रासायनिकवाद है उसको देने वाले वैज्ञानिक थे बेटा जेबीएस हाल्डेन। एक तो यही थे जेबीएस हाल्डेन और थे AI ओपेरिन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जैव रासायनिकवाद दिया था जीवन की उत्पत्ति का। आगे सुनेंगे, कुछ प्राचीन वैज्ञानिकों का यह भी मानना था कि हमारे ब्रह्मांड में या हमारी पृथ्वी पर जो भी कुछ जीवन का विकास हुआ है वो एक काल्पनिक पदार्थ से हुआ है। उस काल्पनिक पदार्थ का नाम था येम। उस काल्पनिक पदार्थ का नाम था येम। और जब इसको हम जो है क्या, कई बुक्स में ईलेम भी लिखा हुआ है क्योंकि इसकी स्पेलिंग है वो YLEM लिखी हुई है, ठीक है ना। आगे, प्राचीन जो वातावरण था वो अपचायक प्रकृति का था। अपचायक क्यों? क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण करने वाले, फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव नहीं थे तो फिर जाहिर सी बात है जल तो था, लेकिन जल से H2O से ऑक्सीजन मुक्त करने के लिए कोई जो है क्या प्रक्रिया नहीं थी उस समय। तो प्राचीन काल में जो वातावरण था वो कैसा था? अपचायक, और इंग्लिश में बोलेंगे रेड्यूसिंग टाइप। और बाद में जब प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव जंतुओं का विकास हुआ, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीलहरित शैवाल आए, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आई, कुछ ऐसे जीव आए जिनमें जंतु और पौधे दोनों जैसे लक्षण थे, जस्ट लाइक यूग्लिना। तो जब पृथ्वी पर
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तब मुक्त रूप में ऑक्सीजन जो है क्या आने लगी। उसके बाद हमारी पृथ्वी का जो वातावरण था पहले अपचायक था, फिर वो हो गया ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग। एक सिद्धांत था बेटा, है ना, बायोजेनेटिक नियम या बायोजेनेटिक लॉ। ये बायोजेनेटिक लॉ दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। और एक और सिद्धांत आता है पुनरावृत्त सिद्धांत। पुनरावृत्त यानी कि जो भी कोई वर्तमान समय के जीव हैं वो अपने पूर्वजों के लक्षणों को क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रूप में रिपीट करते हैं, तो इसको बोला जाता है क्या, पुनरावृत्त सिद्धांत। और ये दिया था वॉन बेयर नामक वैज्ञानिक ने। आगे है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे बेटा चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, चार्ल्स डार्विन। तो आखिर हम बात करें कि ये प्राकृतिक चयन होता क्या है, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। किसी भी नए वातावरण में जब कोई जीव पहुंचते हैं तो उस वातावरण के अनुसार उनका शरीर रिएक्ट करता है और उस आधार पर, उस बदले हुए वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। और यदि वह जीव प्रजाति या कोई जीव जंतु अपने आप को नवीन वातावरण के अनुसार ढालने में सक्षम होता है तो वह लंबे समय तक वहां पर जो है जीवित रह पाएगा। लेकिन यदि वातावरणीय परिस्थितियां विपरीत हो और उनका शरीर उस वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट ना कर पाए, ना ढाल पाए, तो जाहिर सी बात है धीमे धीमे वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ये दी थी चार्ल्स डार्विन ने, और इन्होंने ये बताया कि बदले हुए वातावरण के अनुसार जो जीव अपने शरीर में या अपने कार्यकी में या अंगों की क्रियाविधि में परिवर्तन लाते रहते हैं, है ना, जीवन की जो कुछ नवीन लक्षण है उनको धारण करते रहते हैं, इस आधार पर वे लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। और चार्ल्स डार्विन इसी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के लिए एक अपने मित्र थे डॉक्टर हेंसलो, जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। इनके साथ इन्होंने एक यात्रा की और उस यात्रा समुद्री यात्रा थी एक्चुअल में। तो जिस जहाज पर यात्रा की थी उस जहाज का नाम था बेटा HMS बीगल। क्या नाम था, HMS बीगल। और इस HMS बीगल नामक जो पानी वाला जहाज था, शिप था, इस पर जो है यात्रा करते हुए वे एक आइलैंड यानी कि द्वीप पर पहुंचे। उस द्वीप का नाम था गैलापागोस द्वीप। और इस गैलापागोस द्वीप पर इन्होंने विभिन्न प्रकार की, इस गैलापागोस द्वीप पर इन्होंने देखा कि पक्षियों की जो चोंच है, पक्षी थे तो एक ही वैरायटी के, एक ही प्रजाति के, लेकिन इन पक्षियों की चोंच में विशेष प्रकार के अंतर पाए जा रहे थे। पक्षी एक ही प्रजाति के थे परंतु इनकी चोंच की आकृति और आकार में बहुत अंतर था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जब पक्षी एक ही प्रजाति के हैं तो इनके आकार और आकृति में अंतर क्यों आया। वो इसलिए जो जीव जिस प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे उस आधार पर उनकी चोंच में परिवर्तन आ गया। तो जो बीज खाने वाले पक्षी थे उनकी चोंच कुछ मजबूत, मोटी और आगे से कुछ मुड़ी हुई थी, ये वाला। जो कीट खाने वाले पक्षी थे उनकी चोंच लंबी और नुकीली थी ताकि कीटों को आसानी से जो ग्रहण कर सकें। और जो मांस भक्षी या मछली खाने वाले पक्षी थे उनकी चोंच आगे से कुछ मुड़ी हुई और कुछ लंबी और पैनी थी। तो इसका मतलब ये है कि पक्षी एक ही प्रजाति के थे लेकिन फिर भी उनमें अनुकूलन अलग अलग आ गए क्योंकि भोजन की प्रकृति के अनुसार उनमें परिवर्तन आए। तो ये भी एक प्राकृतिक चयन का ही उदाहरण है। और इन सभी पक्षियों को दो बुक्स के बारे में हमें चर्चा करना है बेटा कि उन बुक्स के राइटर कौन थे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। फर्स्ट बुक है आपका टेम्पल ऑफ नेचर, हिंदी में बोला जाता है प्रकृति का मंदिर, और इसे लिखने वाले थे इरेस्मस डार्विन। और इरेस्मस डार्विन चार्ल्स डार्विन के दादाजी माने जाते हैं। एक और बुक है बेटा फिलोसॉफिक जूलॉजिक, और इसको लिखने वाले साइंटिस्ट थे लेमार्क, और इन्हीं लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी का सिद्धांत दिया था। आखिर ये उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी का सिद्धांत क्या होता है और ये क्या कहता है। कोई भी लक्षण जो जीवों के द्वारा वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है उपार्जित लक्षण। और ये लक्षण जब अगली पीढ़ी के जीवों में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तब इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि जो लक्षण हमने ग्रहण किए हैं उन्हीं लक्षणों का अगली पीढ़ी के जीवों में जाना। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो लेमार्क ने बताया था। पहले जो
जिराफ हुआ करते थे वो हिरण जैसी हाइट वाले हुआ करते थे। धीमे धीमे आवश्यकता के अनुसार उनके शरीर में या उनकी गर्दन में परिवर्तन आता गया। वो ऐसे वातावरण में पहुंचे जहां कुछ ऊंचे पेड़ पौधे थे और उनको भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए जब इन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया तो इनकी गर्दन लंबी हुई। फिर और किसी क्षेत्र में ये गए, वहाँ पौधे और अधिक लंबे थे और पत्तियों को भोजन के रूप में खाने के लिए इन्होंने और प्रयास किया तो धीमे धीमे इनकी गर्दन की लंबाई बढ़ती गई। हालांकि कुछ इनके अपवाद भी हैं, उनके बारे में हम चर्चा क्वेश्चन आंसर में करेंगे। सो philosophic zoologic book was written by Lamarck and Lamarck also gave the theory of inheritance of acquired characters। आगे हमें दो छोटे छोटे नियम पढ़ना है बेटा। डोलोस रूल या डोलो का नियम। तो डोलो का नियम क्या कहता है? डोलो का नियम ये कहता है जो उद्विकास है, जो इवोल्यूशन है, ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता। यानी कि ये उद्विकास की जो प्रक्रिया है ये कैसी है? अनुत्क्रमणीय है। क्यों? जैसे हम अगर जो है क्या वानर से आदि मानव और आदि मानव से फिर जो है मनुष्य में परिवर्तित हो गए, अब वापस ऐसा नहीं हो सकता कि हम मनुष्य से फिर जो है क्या प्री हिस्टोरिक मैन यानी कि आदि मानव बन जाए या आदि मानव से कपी मानव बन जाए, कपी से फिर बंदर वाली वैरायटी में चले जाएं। यानी कि रिवर्स गियर नहीं लग सकता। हम आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। एलेंथ रूल। एलेंथ रूल क्या बोलता है? एलेंथ रूल का मेन ये है कि जो जीव जंतु ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनमें ऊष्मा के संरक्षण के लिए यानी कि एनर्जी को बचाने के लिए उनके नसिका छिद्र, उनके जो है कान और उनके पंजे छोटे होते हैं जिससे बॉडी से होने वाली हीट को रोका जा सके। ठीक है, तो एलन रूल ये कहता है कि जितने भी जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं जहां तापमान माइनस में होता है उनकी नसिका छिद्र छोटे, कान छोटे, पंजे छोटे होते हैं और इनकी पैरों की जो लंबाई होती है वो भी जो एक बेस लेवल है यानी कि सरफेस लेवल है उससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये एलेंस रूल हुआ आपका। कुछ हम कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि संयोजी कड़ियां क्या होती हैं। आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी की प्रजाति है जिसमें पक्षी जैसे और सरीसृप जैसे दोनों जैसे लक्षण पाए जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन birds and reptiles. Why? Because it possesses both type of symptoms. Some of the characteristics of Archaeopteryx are related with the birds and remaining characteristics are related with the reptiles. So those organisms who have primitive and larger or developed animals, both type of characters are present. That particular organism is known as connecting link. ऐसे जीव जंतु जिनमें अपने से पहले वाले और अपने से बाद वाले दोनों ही जीवों के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है संयोजी कड़ी या कनेक्टिंग लिंक। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा विच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, द आंसर विल बी आर्कियोप्टेरिक्स। आगे है पेरीपेटस, एक ऐसा जंतु जिसमें एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा का एग्जाम्पल है केंचुआ, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जितने भी जो कीट होते हैं चाहे वो टिड्डा हो, मधुमक्खी हो, भंवरा हो या फिर कॉकरोच हो, वो सब आ जाते हैं। इनमें एंटीना पाए जाते हैं। इनका जो बाह्य कवच होता है शरीर का वो काइटिन का बना होता है और एनिलिडा जो होता है इसमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता और इनका शरीर अलग प्रकार का होता है और ये त्वचा से सांस लेते हैं। तो पेरीपेटस एक ऐसा जंतु है जिसमें कुछ लक्षण एनिलिडा जैसे, कुछ लक्षण आर्थ्रोपोडा जैसे, इसलिए इसे कहा जाता है संयोजी कड़ी एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। जीवाश्म जो होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जीवाश्म कहां पाए जाते हैं? तो बेटा ओटी बनेगा तो जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी चट्टान में और इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो बेसिक ओटी थे वो कंप्लीट हुए। रिमेनिंग जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियोस में मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।